एनवायरनमेंट में आज हम एक कदम और आगे बढ़ेंगे। ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है एनवायरनमेंट की। इसमें हमने पहले दिन एनवायरनमेंट में कॉम्पोजिशन, कंपोनेंट, स्ट्रक्चर अच्छे से समझा ताकि आपको बेसिक समझ आ जाए एनवायरनमेंट है क्या। उसके बाद हमने एयर पॉल्यूशन की सीरीज़ स्टार्ट की है और एयर पॉल्यूशन की सीरीज़ में हमने 2 लेक्चर डिलीवर कर दिए हैं, जिसमें हमने पहले दिन मेन फोकस इस बात पे रखा कि सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर्स किस तरह के पॉल्यूशन है, दिल्ली में पॉल्यूशन क्यों बढ़ता चला जा रहा है, समाज की समस्याएं क्या हैं। उसी में हमने फ्लाई ऐश का कंसेप्ट अच्छे से सीखा और नैनो पार्टिकल्स क्या क्या कारनामे कर सकते हैं हमने सारा समझा। अगले एयर वाले लेक्चर में, एयर पॉल्यूशन लेक्चर में, हमने डिटेल में सारे ही गैसियस पॉल्यूटेंट्स समझ लिए, ऑल पॉल्यूटेंट्स, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड के ऊपर हमने टिल डेट अपडेट के हिसाब से नेशनल इंटरनेशनल सारी डेवलपमेंट्स कवर कर दी और बाकी के पॉल्यूटेंट हमने डिटेल में पढ़ा दिए। आज हम आगे बढ़ रहे हैं, वहीं से जन्मे कुछ फेनोमेना जो मैंने आपसे वादा किया था हमें डेप्थ में करने हैं। अब ये लेक्चर उठा करके आप कहीं भी फिट करिएगा, कल को एनवायरनमेंट में फिट करिए, फिजिकल ज्योग्राफी में फिट करिए, इंडियन ज्योग्राफी में फिट करिए, हर जगह पे लागू हो जाएगा। इसमें टॉपिक है हमारा पहला, ओजोन लेयर डिप्लीशन। ओजोन लेयर डिप्लीशन हम हर एस्पेक्ट में समझेंगे, इसके कहाँ कहाँ क्या क्या प्रभाव है इसको अच्छे से समझेंगे। ओजोन होल क्या है, पोलर स्ट्रेटोस्फेरिक क्लाउड्स क्या हैं, कैसे बनते हैं, मेरा वादा है इतने सरल ढंग से समझ आएगा कि ज़िंदगी में कभी अटकोगे नहीं। फिर इसमें सारी हिस्ट्री भी समझेंगे, 1985 की वियना कन्वेंशन, 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ओजोन लेयर डिप्लीशन, जब हम ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है, इसको हम कैसे स्टडी करते हैं। देखिए, सिंपल सा एस्पेक्ट है कि इसको स्टडी करने के लिए हमने ये देखा कि ओजोन का जो एक कॉलम ऑफ एयर में कितना कंसंट्रेशन है पर स्क्वायर मीटर एरिया में। जो एयर कॉलम है उसमें ओजोन कंसंट्रेशन किस लेवल पर एग्जिस्ट कर रहा है पर स्क्वायर मीटर एरिया में। जो हमने सैंपल सर्वे लिया, ये सैंपल सर्वेज हमने अलग अलग लेवल पे लिए। हमने सैटेलाइट डाटा को स्टडी किया, हमने एरोप्लेन्स के थ्रू डाटा को कलेक्ट किया, हमने ग्राउंड स्टडीज़ की और ग्राउंड रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डाटा कलेक्ट किया। कई तरह की एक्सपीडिशंस हुई थी, उन एक्सपीडिशंस के थ्रू भी हमने इन चीज़ों को समझा, जिनमें एक ब्रिटिश एक्सपीडिशन हुआ करती थी 1980s के दौर में। वो ब्रिटिश एक्सपीडिशन बहुत इंपॉर्टेंट मानी गई है। तो इस तरह की हमने चीज़ें स्टडी की हैं जिनके माध्यम से हमें कुछ कंसेप्ट क्लियर हुए हैं। वो कंसेप्ट क्या हैं, हमें ये पता लगता है कि जब हम ओजोन की बात करते हैं तो हम इसे पार्ट पर मिलियन के हिसाब से देखते हैं, ppm। ओजोन को जब हम देखते हैं तो पार्ट्स पर मिलियन में देखते हैं। ये है ओजोन लेयर की कंसंट्रेशन, लेकिन इससे बिल्कुल उल्टा है। ओजोन लेयर कंसंट्रेशन जहाँ पार्ट्स पर मिलियन में डिक्लेयर होती है, जैसा एक एग्जांपल के तौर पे बता देते हैं आपको कि कार्बन डाइऑक्साइड का जो नॉर्मल कंसंट्रेशन है वो 350 पार्ट्स पर मिलियन होना चाहिए, लेकिन इस टाइम उसका कंसंट्रेशन लेवल क्या चल रहा है, 400 पार्ट्स पर मिलियन। वो होना चाहिए 350 पार्ट्स पर मिलियन, चल रहा है 400 पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन में वो कितने पार्ट है, इसको हम बयान करते हैं पार्ट्स पर मिलियन में। मतलब मिलियन पार्टिकल्स में वो गैस के पैकेट में वो कितना है। अब ऐसे में हम जब ओजोन लेयर डिप्लीशन की बात करेंगे, डिप्लीशन क्या है, दिस इज ओजोन। ओजोन की अपनी एक थिकनेस है, थिकनेस का कारण है प्रेजेंस ऑफ द O3 मॉलिक्यूल, क्योंकि ओजोन बनती है O3 मॉलिक्यूल से। ये O3 मॉलिक्यूल क्या है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल प्लस ऑक्सीजन एटम। O2 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है और O अकेला एटम है, जिसे हम ऑक्सीजन एटम कह देते हैं। O2 प्लस O मिलकर के बनता है O3, दैट इज ओजोन मॉलिक्यूल। अब ये ओजोन मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन आप देख सकते हैं, जब विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें रिडक्शन होने लग जाती है तो हम इसको कहते हैं कि ओजोन थिन हो रही है, ओजोन लेयर थिन हो रही है। तो थिनिंग ऑफ द ओजोन लेयर इज डिप्लीशन ऑफ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, खत्म हो रही है, क्योंकि ओजोन मॉलिक्यूल्स कम हो रहे हैं, इससे ओजोन थिन हो रही है। इसी को डिप्लीशन कंसिडर किया गया है। अब जब हमने कंसंट्रेशन की बात की थी तो ओजोन कंसंट्रेटेड कितनी है, ओजोन कंसंट्रेशन ऐसे चेक होता है कि दिस इज द पैकेट ऑफ एयर। इस पैकेट ऑफ एयर में अलग अलग तरह की गैसेज, पार्टिकुलेट मैटर्स और वाटर वेपर्स हैं।
इस पैकेट ऑफ एयर में ओजोन का कंसंट्रेशन क्या है, ये जो पार्टिकल्स हैं इनमें ओजोन के पार्ट्स कितने हैं, इसको हम पार्ट्स पर मिलियन पे देखते हैं। ये हो गई कंसंट्रेशन। आई बात समझ में? लेकिन जब हम डिप्लीशन की बात करते हैं तब हम बात करते हैं कि एक पर्टिकुलर टाइम पे एक पर्टिकुलर स्पेस में द वॉल्यूम ऑफ द कॉलम, जो कॉलम का वॉल्यूम है वो कितना रिड्यूस हुआ है। रिडक्शन ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कॉलम ऑफ द ओजोन एट पर्टिकुलर टाइम एट पर्टिकुलर स्पेस, दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो वो डब्सन्स में काउंट होती है। द यूनिट इज DU, दैट इज ड्यूबसन्स, और वो हमने संख्या रखी है 220 DU, 220 DU। 220 DU बेस लिमिट रखी है हमने। क्यों? क्योंकि हमारे पास इससे नीचे की स्टडी अवेलेबल नहीं है कि इससे नीचे ओजोन कभी रही है। हमारे पास इससे नीचे का जो एयर का वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कॉलम ऑफ द एयर, सॉरी वॉल्यूम कॉलम ऑफ द ओजोन, इससे थिन हमारे पास अवेलेबिलिटी नहीं है। तो इसको हमने बेंचमार्क फिगर रखा है 220 ड्यूबसन्स। ओके, इसके बेसिस पर हम देख लेते हैं कि इससे कितने ऊपर खड़े हैं और इसके कितने क्लोज खड़े हैं। आई बात समझ में? इससे हम थिनिंग और थिकनेस को एक्सप्लेन कर देते हैं। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि ओजोन डिप्लीशन के यूनिट्स DU हैं और ओजोन की कंसंट्रेशन पार्ट्स पर मिलियन में होती है। आई बात समझ में? और DU यूनिट्स हमने 220 क्यों लिए हैं? क्योंकि जो वर्टिकल कॉलम ऑफ द ओजोन है उसमें हमने जो रिडक्शन देखी है वो मैक्सिमम थिनिंग और रिडक्शन हमने 220 ड्यूबसन्स देखी है, तो उसको हमने बेंचमार्क मान लिया है। डन, आगे बढ़ें। देखिए, आप सब जानते हैं कि लगभग 1760 में यूरोप में ब्रिटेन, खास तौर पर इंग्लैंड, यहाँ पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की स्टार्ट हो। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आगे बढ़ा और वो अपने पीक फेज को अचीव कर गया 1861 में, द ग्रेट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पीरियड। इस दौरान बड़े लेवल पर नई चीज़ों का आविष्कार हुआ, नए हाउस होल्ड अप्लायंसेस बनने शुरू हुए, स्टीम इंजन धीरे धीरे अदर सोर्स ऑफ इंजन्स पे कन्वर्ट हुआ। इसकी वजह से आपने फॉसिल्स बड़े लेवल पे बर्न करने शुरू किए। लेकिन इसके साथ साथ जैसे जैसे लाइफस्टाइल चेंजेस आने शुरू हुए, आपने हाउस होल्ड कंज्यूमर ड्यूरेबल्स बड़े लेवल पर यूज़ करने शुरू किए। इन कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे जैसे रेफ्रिजरेटर्स, जैसे एयर कंडीशनर्स, जैसे कई तरह के एस्थेटिक प्रोडक्ट्स जैसे स्प्रेज, डिओड्रेंट्स, सेंट्स, जिनमें आपको प्रोपेलेंट यूज़ करना पड़ता है। ये सारी चीज़ें बड़े लेवल पर यूज़ होनी शुरू हो गई थी और इसका इफ़ेक्ट हमें नज़र आना शुरू हुआ 1970 में। तो 1970 का वो दौर है जब कुछ चीज़ों की डिबेट छिड़ी अमेरिका में। सबसे पहले इन स्टडीज़ को कंडक्ट करने वाले एक फेमस पर्सन थे 1969 में। इनका नाम, ये ही वाज केमिस्ट, ये केमिस्ट थे, केमिस्ट्री की ब्रांच से बिलोंग करते थे और इनका नाम था पॉल क्रूजर। पॉल क्रूजर ने उस टाइम पर बात नाइट्रोजन ऑक्साइड की करी थी। यानी कि इन्होंने जब स्टडी कंडक्ट की तो इन्होंने ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन की बात की। इनका कहना ये था कि ये जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं NOx, ये अर्थ के ऊपर ट्रोपोस्फेयर और उसके ऊपर ये स्ट्रेटोस्फेयर, और स्ट्रेटोस्फेयर में आपको पता है ओजोन लेयर होती है, मैंने आपको बताया था। और इसका मैक्सिमम कंसंट्रेशन आपको कहाँ मिलेगा? लगभग 18 किलोमीटर से लेकर के 25-30 किलोमीटर के बीच में। तो 18 से 30 किलोमीटर में मैक्सिमम कंसंट्रेशन है, जो 30 से 50 किलोमीटर की बाउंड्री में रिड्यूस होने लग जाता है और 50 किलोमीटर में जाकर के ख़त्म हो जाता है। लेकिन वहाँ पर भी जब हम ये कहते हैं कि ओजोन लेयर कंसंट्रेटेड है, उसका मतलब ये नहीं है कि ये बहुत प्रिडोमिनेंट है। मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स में इसके 15 पार्टिकल हैं बस, बट रिलेटिवली टू द होल एटमॉस्फेयर यहीं पर फिर इतने हैं। यहाँ पर मिलियंस में से 15 यहीं पर हैं, बाकी किसी एरिया में नहीं। तो दैट लेयर इज पर्टिकुलरली कॉल्ड ओजोन लेयर। अब ओजोन लेयर की यहाँ पर जब हमने कहानी समझी तो वो ये कहते हैं कि ड्यू टू सम अपवर्ड मूविंग विंड्स, ये अभी समझाएंगे फिनोमेना, जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं वो यहाँ पर पहुँच जाते हैं ओजोन लेयर में, और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओजोन लेयर में जाने के बाद, यहाँ पर जो फ्री
ऑक्सीजन एटम्स हैं, अब यहाँ पर मैं O लिख रहा हूँ, ये O है, फ्री ऑक्सीजन एटम्स जो हैं इनके साथ कंबाइंड हो जाते हैं कौन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और जब वो फ्री ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं तो फिर O2 को O कंबाइन होने के लिए मिलता नहीं है, उस O को अगर कोई कैप्चर कर लेता तो वो नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स हैं। इसकी वजह से O2 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का कभी भी O3 में बदल नहीं पा रहा, इसकी वजह से ओजोन लेयर डिप्लीशन है। ऐसा कंसेप्ट पॉल क्रूजन ने दिया था उस टाइम पर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। और ये चर्चा 1970s में इसलिए इतनी तूल पकड़ गई क्योंकि 1970 के समय में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सरकार सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम शुरू करना चाहती थी, SST, सुपरसोनिक ट्रांसपोर्टेशन, सुपरसोनिक जहाज। और सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट आपको पता है सुपरसोनिक साउंड की स्पीड से भी ज़्यादा चलने वाले जो हैं सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट की अगर हम बात करें तो कहाँ उड़ते हैं, ये स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर्स में, माने ट्रोपोपॉज से ऊपर, ट्रोपोस्फेयर की बाउंड्री ट्रोपोपॉज, उससे भी ऊपर स्ट्रेटोस्फेयर। तो स्ट्रेटोस्फेयर की लोअर लेयर में कौन उड़ते हैं, सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट, क्योंकि यहाँ पर एटमॉस्फेरिक टर्बुलेंसेस नहीं होती, ये यहाँ पे उड़ते हैं। लेकिन इनकी खासियत क्या होती है, इनमें से नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एमिट होते हैं और बहुत सारे वाटर वेपर्स। साइंटिस्ट उस टाइम पर, एक्टिविस्ट, एनवायरमेंटलिस्ट घबरा गए। उनका मानना ये था कि अगर सुपरसोनिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम हम अपना लेते हैं तो बड़े लेवल पर उसमें से नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स इजेक्ट होंगे और वाटर वेपर्स इजेक्ट होंगे। वाटर वेपर्स इजेक्ट होने के बाद आपको पता है जब आप इस तरह का कोई एयरक्राफ्ट देखें उसके पीछे देखिएगा एक लाइन ऑफ क्लाउड बनती है। वो लाइन ऑफ क्लाउड बनने का कारण ही ये है कि इन सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट के इंजन्स में से वाटर वेपर इजेक्ट होते हैं, वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो है, वो वाटर वेपर इमीडिएटली कंडेंस हो जाते हैं, इसलिए आपको वो क्लाउड की एक लाइन पतली सी नज़र आती है एयरक्राफ्ट के पीछे। और पहले PCS में ये सवाल पूछा गया है, जब PCS एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि क्यों बनती है वो, तो ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द वाटर वेपर जो इजेक्ट हुए हैं एयरक्राफ्ट के इंजन में से, वो क्यों हुआ, अल्टीमेट लो टेम्परेचर, और वहाँ पर विंड शेयर भी उतना नहीं रहता तो वो डिस्टर्ब भी नहीं होते, तो वो दिखते रहते हैं हमें लंबे समय तक। सेकेंड इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, किसी भी मटेरियल को कंडेंस होने के लिए आपको एक प्लेटफॉर्म देना होता है, हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। तो एयरक्राफ्ट से ही ऑक्सीजन ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन भी लिख रहे हैं, तो वो एक तरह के प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। जब उसमें से नाइट्रेट पार्टिकल्स आ जाते हैं, वो नाइट्रेट पार्टिकल्स जो निकलते हैं एज अ डेरिवेटिव प्रोडक्ट ऑफ द ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, तो वो इन वाटर वेपर को कंडेंस होने के लिए रेडीमेडली अवेलेबल प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर देते हैं। इसकी वजह से क्लाउड, तो इट इज़ अ डेडलीस्ट कॉम्बिनेशन। पार्टिकल्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन के द्वारा, और उन पार्टिकल्स के ऊपर बैठ करके वाटर वेपर कंडेंस भी होंगे क्योंकि टेम्परेचर भी अल्टीमेटली लो है। तो इससे कई तरह के नुकसान उन्होंने देखे कि एक तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की टेंडेंसी है कि ये ऑक्सीजन एटम जो सिंगल एटम है, द फ्री रेडिकल जो एक तरह का घूम रहा है ऑक्सीजन का, ये उससे कंबाइन हो जाएगा, तो ये O3 नहीं बनने देगा O2 को, पहली बात। दूसरी बात, इसकी एक डेट्रीमेंटल कंडीशन ये है कि डेरिवेटिव प्रोवाइड करता है एज अ पार्टिकल्स, और अगर एक तरह के सस्पेंडेड पार्टिकल इसने दे दिए स्ट्रेटोस्फेयर में और वहाँ पर जो वेपर्स इसमें से इजेक्ट होंगे वो वहाँ पर क्लाउड बना लेंगे, क्लाउड और नेगेटिव इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं ओजोन लेयर में, वो अभी समझ आ जाएगा। इसकी वजह से वहाँ पे मूवमेंट चली और अमेरिकी सरकार को 1970 में अपना प्लान छोड़ना पड़ा, SSTs नहीं लाए गए। ये मैं आपको क्लियर कर दूँ। मुद्दे की बात यहाँ पर ये आती है कि 1970s में ये बातें डिबेट तूल पकड़ गई थी पॉल क्रूजन की इस डिटेल स्टडी के बाद। इसके बाद अमेरिका ने ये सबसे पहले ये पाया कि इमीडिएट इफेक्ट जो ओजोन लेयर पे पड़ रहा है वो इनका पड़ रहा है, CFCs का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन एरोसोल्स की वजह से आ रहे हैं। एरोसोल्स, कोई भी केन डिस्पेंसर है उसको आप प्रेस करते हो तो प्रोपेलेंट इजेक्ट होता है। जब प्रोपेलेंट इम्पैक्ट करता है, वो नीचे की तरफ, आपने ऊपर से डिओड्रेंट दबाया, उसके नीचे प्रोपेलेंट प्रेस हुआ, वो प्रोपेलेंट ने नीचे से ऊपर की तरफ थर्स्ट किया उस मटेरियल को जो बाहर आना चाहिए, यानी कि डिओड्रेंट मटेरियल। तो ये प्रोपेलेंट्स जो हैं ये केन डिस्पेंसर्स में होते हैं, और इन केन डिस्पेंसर्स को जब आप डस्टबिन में या फिर डिस्ट्रॉय करते हैं, प्रोपेलेंट्स रिलीज होते हैं। तो फिर उस टाइम पर अमेरिकी गवर्नमेंट ने बड़े लेवल पर ये प्रोपेलेंट ओरिएंटेड केन डिस्पेंसर्स बंद किए। लेकिन बात इतने पे सीमित नहीं थी, इतना करने पर भी क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स पूरी तरह से कंटेन नहीं हो सकते थे। क्यों? 1974 का समय आया और इस दौरान दो इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ कुछ नई स्टडीज़ के साथ आपके सामने आएंगे, और इन पर्सनैलिटीज़ का नाम है मारियो मोलिना, एक है मारियो मोलिना और दूसरे हैं शेरवुड
रोलैंड, मारियो मोलिना एंड शेरवुड रोलैंड ने क्लियर कर दिया सारा रूल क्लोरीन का एंड ब्रोमीन का। उन्होंने जस्टिफाई कर दिया कि सिर्फ नाइट्रोजन का खेला नहीं है, ये गेम सारी क्लोरीन एंड ब्रोमीन की भी है। और यही कारण है कि इन तीन लोगों को, क्रूजन, मोलिना एंड रोलैंड को 1995 का नोबेल प्राइज मिला है केमिस्ट्री में। और अगर आपसे कोई पूछे किस स्टडी के लिए, इस स्टडी के लिए ओजोन लेयर डिप्लीशन एजेंट के बारे में इन्होंने जानकारी दी है, और वो भी बड़ी सटीक, सबसे इंपॉर्टेंट जानकारियाँ। ये तीन लोग ना होते तो 1985 का वियना कन्वेंशन एंड 1987 का मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल नहीं हो पाता। आई बात समझ में? इस स्टडी के बाद ये जस्टिफाई हो गया कि क्लोरीन एंड ब्रोमीन ये बड़े लेवल पर ओजोन लेयर को थिन कर रहे हैं, नुकसान कर रहे हैं। अब हमें क्लोरीन के सोर्सेस समझने हैं कि क्लोरीन कहाँ से आया, ब्रोमीन कहाँ से आया, और फिर हमें फिनोमेना समझना है ओजोन डिप्लीट कैसे हुई। फिर हमें ओजोन के इम्पैक्ट समझने हैं डिप्लीशन के, कि क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं। फिर हम पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल सोसाइटी ने इसे रोकने के लिए किया क्या है। उसमें हम वियना कन्वेंशन एंड मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें अभी लेटेस्ट अक्टूबर 2016 में किगाली अग्रीमेंट किया गया है, और वो किगाली अग्रीमेंट मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की अमेंडमेंट है। उसमें हमने क्या डिसाइड किया है हम वो पढ़ेंगे। ओके, किगाली सुन के लोग एक्टिवेट हो गए, तो ताज़ा ताज़ा सुना होगा। आइए आइए फिनोमेना को समझते हैं खूबसूरती से, सारे फिनोमेना अंडरस्टैंड करेंगे। वही अर्थ बना दूं फिर से, अर्थ वही ट्रोपोस्फेयर, सबको पता है ये ट्रोपोस्फेयर है। ट्रोपो माने क्षोभ विक्षोभ, टर्बुलेंट लेयर। और इस बार थोड़ी बड़ी बनाते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर थोड़ी बड़ी बनाते हैं ताकि आपको समझ आ जाए। तो कुछ दीवाने लोगों के लिए मैं स्ट्रेटो लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि वो एकदम से भूल जाते हैं कि ये कौन सी स्फीयर है। इट इज स्ट्रेटोस्फेयर। और इसमें जो मैंने कण बनाए हैं, ये कण क्या है, ये ऑक्सीजन ना समझ लेना बेटा, ये है ओजोन। कोई कहेगा सिर्फ इतना ही बनाया है, सारी जगह पे घर जाके बना लेना। ओके, ये ओजोन है। अब सब कोई पूछ रहे हैं कि सर ओजोन ओजोन पढ़ाने लग गए हो, शुरू में बता तो दो कि ये ओजोन होती क्यों है और इसका लाभ क्या है, फ़ायदा क्या देती है, जो इसके ऊपर इतनी चर्चा कर रहे हो। चलो तुम्हें लाभ बताते हैं। ऑस्ट्रेलिया जाना, ऑस्ट्रेलिया में जाकर के लोगों से मिलना और पूछना आपका सबसे बड़ा दर्द क्या है, तो सबसे बड़ा दर्द बताएंगे वो मिलानो। फिर पूछना ये मिलानो क्या है सर, तो बताएंगे कि ये बहुत ही घातक चमड़े का कैंसर है, जो चमड़े से अंदर की तरफ जाकर के सेकेंडरी कैंसर से इनिशिएट करता है दूसरे ऑर्गन्स में। तो ये मिलानो पूछे ना सर आपको क्यों होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे ओजोन लेयर या तो थिन है या है ही नहीं, इसके लिए हमें ये होता है। इसलिए हम बिना कपड़ों की गर्मी में काम नहीं कर सकते हैं, और हमारी वाइट स्किन है, इसकी वजह से ये होता है। तो ऑस्ट्रेलिया में मेजॉरिटी ऑफ द लोग मेलाग्निन मिलानो नाम के इस स्किन कैंसर से प्रभावित हैं, और उसका सीधा सीधा आधार ही ओजोन लेयर की डिप्लीशन है। बड़े लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पे फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ जितने भी प्लांट्स हैं उनकी रिड्यूस हो रही है, उसका सीधा कारण ओजोन लेयर डिप्लीशन है। आज बड़ी तेज़ी से लोगों का इम्यून सिस्टम गिरता चला जा रहा है, और उस इम्यून सिस्टम के गिरने का कारण जो आज उन्हें इतने बड़े लेवल पर खांसी, जुकाम, थ्रोट इन्फेक्शंस होती हैं, उसका एक कारण भी ओजोन लेयर डिप्लीशन है। और बहुत तेज़ी से लोगों को कैटरैक्ट की प्रॉब्लम आ रही है। ये कैटरैक्ट की प्रॉब्लम ये भी यूवी रेडिएशन से है, इसलिए आपके चश्मे जो सन ग्लासेस है वो यूवी प्रोटेक्टेड होते हैं अगर वो अच्छी रेंज के लिए हैं तो यूवी रेडिएशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। क्या सन है, सन से आती है रेडिएशंस, तो ये रेडिएशन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। इसमें सन की रेडिएशन से आती है अर्थ तक एनर्जी, लेकिन एनर्जी डिफरेंट बैंड्स में आती है, और हर बैंड की अपनी एक इंटेंसिटी ऑफ एनर्जी है, तो एनर्जी की इंटेंसिटी अलग अलग है। तो इसमें से जो पहले आ जाती है ये किरण, हर किरण अपनी है। ये जो किरण है इसके ऊपर विराजमान होकर के आ रही हैं गामा एंड एक्स रेज, और इनको एब्जॉर्ब करने का काम कर लेती है, आपको पता, थर्मोस्फेयर। लेकिन आज हम वो नहीं पढ़ा रहे। दूसरी जो एनर्जी इंटेंसिटी वाला बैंड है ये होता है, सेकंड कौन सा होता है, वेरी गुड, इसको यूवी लिखते हैं, अल्ट्रावायलेट आपको लिखना है, यूवी रेज। ये आ जाती हैं थर्मोस्फेयर मीसोस्फेयर को क्रॉस करके, और ये पहुंची यहाँ पर स्ट्रेटोस्फेयर पे। स्ट्रेटोस्फेयर में आने के बाद ये क्या करती हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन लेयर है उसमें एक खास
क्रिया हो रही है। क्या है? ऑल द टाइम देयर इज फॉर्मेशन एंड डिफॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इनटू ओजोन एंड ओजोन इनटू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। हर समय ये क्रिया चलती ही जा रही है, जिसमें जो बैलेंसिंग अगर हो तो उसमें पॉजिटिव साइड में, मतलब कि मेजॉरिटी साइड में ओजोन ज्यादा है, ठीक है, लेकिन ये चली जा रहा है। प्रोसेस क्या है? O2 अवेलेबल है, ठीक है। O2 यहां कैसे पहुंचा मैं पढ़ा दूंगा। O2 है, यूवी रेडिएशन इस पे फॉल हुई, ये O2 ब्रेक हुआ, क्या बन गया? OO। एक O2 टूटा और क्या बना? OO। लेकिन और भी कई सारे O2 प्रेजेंट है ना, ये सारे O2 प्रेजेंट है। अब ये जो O2 ब्रेक होके OO बना, एक O निकला इस O2 ने पकड़ा और एक O इस O2 ने पकड़ा, तो O2 प्लस O, O2 प्लस O, ये हो गया O3, ये भी हो गया O3, तो क्या बन गई? ओजोन। क्या बन गई? ओजोन। लेकिन आप कहेंगे कि क्या इन O3 पे नहीं पड़ती यूवी रेडिएशन? यस, इन पे भी पड़ती है यूवी रेडिएशन। इन पे पड़ी तो इसको किस हिस्सों में बांटा? O2 एंड O, O2 एंड O। लेकिन ये O इमीडिएटली एक O2 को ज्वाइन कर जाएगा और हो जाएगा O3, और इस O2 को पीछे से आकर के एक O ज्वाइन कर लेगा तो ये हो जाएगा O3। तो ऑल द टाइम O2 O3 में बदल रहा है, O3 O2 में बदल रहा है, यही प्रोसेस चलते जा रहा है। ऐसे में जो ऑल इन ऑल एक एक्सपीरियंस है वो O3 ज्यादा है रिलेटिव टू अदर एटमॉस्फेरिक जोन्स, तो इसलिए हम कहते हैं ओजोन फॉर्मेशन। तो ओजोन के फॉर्मेशन का कारण ही जो फोटो इफेक्ट ऑफ द सन है वो है, और जहां पर जब O2 टूट के OO बन रहा है, इसे हम कहते हैं फोटो डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। द फोटो डिसोसिएशन यानी कि लाइट इंपैक्ट के तहत उसका टूट जाना, फोटो डिसोसिएशन ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? और दूसरा, वही O2 जब OO में टूटा तो एक O ने जाकर के दूसरे O2 को पकड़ा, तो ये हुआ फोटो एसोसिएशन, उसकी वजह से ये मिल रहा है, ठीक है। या फिर इसको हम ये इस वे में भी कह सकते हैं फोटो ऑक्साइड्स। O3 क्या है? ओजोन क्या है? फोटो ऑक्साइड। आई बात समझ में? उसे हम ओजोन कहते हैं। तो फोटो ऑक्साइड्स मिल रहे हैं आपको। फोटो डिसोसिएशन के प्रोसेस के बाद फोटो एसोसिएशन, उससे मिल रहे हैं फोटो ऑक्साइड्स, दैट इज ओजोन। लेकिन ये हुआ तो यूवी के इम्पैक्ट में। तो इसकी वजह से जब अल्ट्रावायलेट रेज इनसे टकराती हैं और इन्हें दो हिस्सों में तोड़ती हैं, तो फिर इससे अल्ट्रावायलेट रेज की हीट कन्वर्ट होती है इन ओजोन मॉलिक्यूल्स में। तो ओजोन लेयर एक तरह की ग्रीन हाउस गैस भी है, ग्रीन हाउस गैस भी है। वो हीट को एब्जॉर्ब करती है, वो हीट जो उसमें कन्वर्ट हुई है वाया यूवी रेडिएशन। जब यूवी रेडिएशन ने उसके ऊपर अटैक किया, उसने उसको तोड़ा या बनाया जिस भी किसी फॉर्म में, उसकी हीट कन्वर्ट हुई, सॉरी उसकी जो एनर्जी है वो कन्वर्ट हुई इन द फॉर्म ऑफ हीट, जिसे एब्जॉर्ब कर लिया ओजोन ने। तो ओजोन एक तरह की ग्रीन हाउस गैस भी है जो यहाँ से भी हीट एब्जॉर्ब कर रही है और अर्थ से जो हीट रीरेडिएट होगी उसे भी ऑब्जॉर्व कर रही है। ये लाइन को संभाल लेना कि जो हीट एब्जॉर्ब करती है ओजोन, इसको बाद में समझाएंगे कि इसका इम्पैक्ट क्या है। इतनी बात क्लियर हुई? अब हमने पहले ये सीखा कि ओजोन बन कैसे रही है, ये सबसे पहला कंसेप्ट था। अब हम यहाँ पर आएंगे कि आप मुझसे ये पूछेंगे कि सर पॉल क्रूजन के मुताबिक ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन ऊपर गए, सर आपके मुताबिक ऑक्सीजन वहाँ पर गया, लेकिन आपने ये पढ़ाया था अगर हम अर्थ की एटमॉस्फेरिक लेयर्स की बात करें तो 50% एटमॉस्फेयर तो 5.6 किलोमीटर हाइट में ही कंसनट्रेट हो जाता है, और फिर आपने पढ़ाया था कि पूरा 99% एटमॉस्फेयर 100 में से 32 किलोमीटर की हाइट तक ये होता है। तो फिर ये जो आपने बताया कि 18 से 32 किलोमीटर में ऑक्सीजन की इतनी मात्रा कैसे पहुंच रही है, उसको पहुंचाने के लिए कोई कैरियर भी तो होने चाहिए। तो उन कैरियर्स को जस्टिफाई करते हैं। देखिए आपको मैं एक बात बता देता हूं और इसको ध्यान से समझना कि ओजोन लेयर डिप्लीशन, ध्यान से समझो, ओजोन लेयर डिप्लीशन सबसे ज़्यादा पोलर रीजन्स पे होती है। ओजोन लेयर डिप्लीशन सबसे ज़्यादा पोलर रीजन पे, उससे कम मिडल लैटिट्यूड्स पे टेम्परेट रीजन में, और सबसे कम इक्वेटर पे। तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन सबसे कम कहाँ होती है? इक्वेटर पे। सबसे ज़्यादा कहाँ होती है? पोलर रीजन पे। आई विल जस्टिफाई द रीजंस।
सेकंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, ओजोन बनती कहाँ है? ओजोन बनती इक्वेटर पे है। तो फिर वो पोलर एरिया तक कैसे जाती है? स्प्रेड होके। और स्प्रेड कैसे होती है उसको समझते हैं। आइए देखिए, हमने ये फिनोमेना आज दिन तक पढ़ा है कि ये इक्वेटर है। ये क्या है? इक्वेटर। और अगर हम इस पूरी अर्थ को इमेजिन करें तो अर्थ को जब दो हिस्सों में काटा इक्वेटर से, तो इक्वेटर के ऊपर का ये पूरा स्फेयर हेमीस्फेयर हुआ ना, आधा स्फेयर, तो ये हो गया नॉर्दर्न हेमीस्फेयर। इक्वेटर के ऊपर का हिस्सा नॉर्दर्न हेमीस्फेयर और इक्वेटर के नीचे का ये हो गया साउदर्न हेमीस्फेयर। अब ये नॉर्दर्न और साउदर्न हेमीस्फेयर की गेम में एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि यहाँ से गुजरती है 23.23.5 ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और यहाँ से गुजरती है नॉर्दर्न हेमीस्फेयर से 23.5 से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में सारा साल हवाएं चलती रहती हैं, जिनकी वजह से कभी व्यापार हुआ करता था समुद्र में। जो आप सीरियल देखते थे सिंदबाद जहाजी, वो सिंदबाद जहाजी जो अपनी किश्तियां लेकर के समुद्र में चलता था, वो इन्हीं विंड के बहाने, तो इन्हें इसलिए ट्रेड विंड, व्यापार पवनें कहते हैं। और ये ट्रेड विंड कहाँ से कहाँ चलती हैं? ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से इक्वेटर की तरफ और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर की तरफ। लेकिन चलने की दिशा इनकी कैसी रहती है? साउथ ईस्ट इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, नॉर्थ ईस्ट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। तो साउथ ईस्ट से आकर के इक्वेटर पे, नॉर्थ ईस्ट से आकर के इक्वेटर पे, दोनों इक्वेटर पे आके क्या होती हैं? टकराती हैं। और दो चीजें जब टकराती हैं तो जानते हो क्या ही होता है? तो दोनों के टकराने के बाद कुछ ऐसा होता है, साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट आई, टकराई, टकरा के ऊपर उठी, आई, टकराई, टकरा के ऊपर उठी, तो इन्हें कहते हैं कन्वर्जेंस। उसके बाद दोनों विंड्स में क्या होगा? असेंडेंस, असेंड करेंगी। असेंड करने के बाद एक हाइट पे जाके लगभग 12 किलोमीटर, जहाँ पे ट्रोपोपॉज बनेगी 12 से 16 किलोमीटर, वहाँ जाकर के एनर्जी इतनी नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट कर सकें, तो डाइवर्जेंस। एक लिमिट पे जाके इतनी भी एनर्जी नहीं है कि अब डाइवर्जेंस हॉरिजॉन्टली टू द अर्थ चल सके, तो अब डिसेंड, अब गिरेंगी। गिरेंगी कहाँ? लगभग 30 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ। फिर गिरने के बाद वापस इक्वेटर की तरफ आएंगी, फिर इक्वेटर पे आकर के टकरा करके फिर ऊपर उठेंगी, ऊपर उठ करके फिर डाइवर्ज होंगी। बेटर ये है कि जो दूरदर्शक वाले विद्यार्थी हैं वो हमारे क्लाइमेट वाले लेक्चर सुन लें। आप लोग क्लाइमेट वाले लेक्चर सुनिए, वहाँ पे ये फेनोमेना अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? ना समझ आए तो बताइए, हम फिर से समझाएंगे। ये इस तरह से कन्वर्ज करेंगी, ऊपर उठेंगी, फैलेंगी, 30 डिग्री पे गिरेंगी, फिर इक्वेटर की तरफ आएंगी, ऊपर उठेंगी। तो जब ये इक्वेटर पे आके टकरा के ऊपर उठ रही हैं, तो ऐसे में ये अपने साथ मटेरियल भी ट्रोपोस्फेयर के अपर लिमिट में, ट्रोपोपॉज में, और कई बार ये इतनी स्ट्रांग होती हैं कि ट्रोपोपॉज को भी क्रॉस करके उसके ऊपर, तो इन द लोअर एटमॉस्फेयर ऑफ द स्ट्रेटोस्फेयर में ये नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स को ला करके डिपॉजिट करती हैं। इनकी माध्यम से ऑक्सीजन और अदर एलिमेंट्स वहाँ जा करके डिपॉजिट होते हैं, और इसी से तो बनती है ओजोन। तो इक्वेटर पे बनती है ओजोन, लेकिन जब हवाएं डाइवर्ज हो रही हैं तो ओजोन स्प्रेड भी होगी। तो पहले उसे बनाते हैं, फिर उसे स्प्रेड करने का काम करते हैं टुवर्ड्स द पोलर रीजन्स। इसलिए सबसे थिक होती है इक्वेटर पे, सबसे मिनिमम डिप्लीट भी होती है इक्वेटर पे, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस फ्लो ऑफ न्यू मटेरियल मिलता रहता है, वहाँ पे बनती रहती है। और कुछ ऐसी कंडीशन है जो नहीं होती, जो पोलर रीजन में होती हैं, इसलिए वहाँ पे डिप्लीट होती है। इतनी बात समझ में आई? क्लियर हुआ? कोई टेंशन तो नहीं? अब कंसेप्ट समझो। इक्वेटर के एरिया से सारे मॉलिक्यूल्स हमने स्ट्रेटोस्फेयर में ला करके जमा किए। नाइट्रोजन था, ऑक्सीजन था, यूवी रेडिएशन के इम्पैक्ट में वही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल दो हिस्सों में टूटे, दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से जाके मिले तो O3 बनना शुरू हुआ। धीरे धीरे ओजोन लेयर एग्जिस्टेंस में आ गई, और वही ओजोन लेयर ने अर्थ को यूवी प्रोटेक्टेड फिल्म दे दी। यूवी रेडिएशन सब आती हैं, वो इसी तरह से O3 या O2 मॉलिक्यूल्स पे गिरती हैं, उन्हें तोड़ के वो अपनी फॉर्म कन्वर्ट कर लेती हैं हीट में, उसके आगे वो ट्रेवल नहीं कर पाती, तो वो वहीं पे खत्म हो जाती है। इसे हम कहते हैं कि ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को एब्जॉर्ब करती है। ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को क्या करती है अक्षर? एब्जॉर्ब, क्योंकि यूवी रेडिएशन के इम्पैक्ट से ओजोन और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएशन एसोसिएशन होती रहती है। इसके बाद फिर यूवी रेडिएशन फर्दर पेनिट्रेट नहीं कर पाती। क्यों? क्योंकि एनर्जी है ना, रेडिएशन उसकी फॉर्म कन्वर्ट हो गई ना, पहले वो उसी एनर्जी को ट्रेवल करने के लिए यूज कर रही है, अब उसी ट्रेवलिंग एनर्जी के माध्यम से वो जो काइनेटिक एनर्जी उसकी यूज हो रही है, रेडिएशन एनर्जी, अब वो टकरा गई है मॉलिक्यूल के साथ,
और अब वो उसकी फॉर्म में आ गई है। अब वो मॉलिक्यूल्स उस एनर्जी को लेकर के अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, तो उसके आगे फिर यूवी रेडिएशन नहीं रहेगी। डन, इतना क्लियर? तो हमें ये जस्टिफाई हो गया कि ओजोन लेयर यूवी रेडिएशन को पहले बनाती है, यूवी रेडिएशन ओजोन लेयर को पहले बनाती है, और बनाने की प्रक्रिया के बाद के दौरान ही यूवी रेडिएशन फर्दर और नहीं जा पाती। इसी को कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ द यूवी रेडिएशन बाय द ओजोन लेयर। तो ओजोन लेयर इसलिए फिल्टर कर देती है यूवी रेडिएशन को। डन, सनलाइट को फिल्टर करने का काम करती है, इसलिए हम इसे नेचुरल यूवी फिल्टर भी कहते हैं। अब ये खराब और ख़त्म कैसे हो रही है, इसका डिप्लीशन कैसे हो रहा है, वह फिनोमेना समझते हैं। इसमें सारे ही फैक्टर कंसिडर कर लेंगे, बहुत ध्यान से कंसंट्रेशन से समझना, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। उसके पहले मैं एक कंसेप्ट जो पहले कराया था वो याद करा देता हूँ, और जिन्होंने पहले नहीं किया था वो दोबारा से, मतलब वो पहली बार अच्छे से समझ लें कि वो कंसेप्ट क्या था। ओके, ग्लोब को लेके कुछ फिनोमेना समझो मेरे बच्चों। ये तो मैं आपको पहले समझा चुका हूँ कि सन यहाँ होता है, अर्थ का ये ऑर्बिटल प्लेन है ना, और इस तरह से अर्थ रोटेशन करती है वेस्ट टू ईस्ट, लेकिन इसी तरह से रेवोल्यूशन भी तो करती है। तो वेस्ट टू ईस्ट घूमती हुई अर्थ रेवोल्यूशन करने का काम भी करती है। सन सेंटर में खड़ा है, जब अर्थ रेवोल्यूशन कर रही है, ऐसे में अर्थ इंक्लाइंड भी तो है। अर्थ का ओरिजिनल एक्सिस ये है, होना चाहिए था, लेकिन अर्थ का एक्सिस ये है, 23.5 का झुकाव है अर्थ के अंदर। और ये जो झुकाव है अर्थ का, इसी की वजह से अर्थ का एक एरिया बल्ज रहता है ऑल द टाइम, जिसकी वजह से कभी वो एरिया सन को फेस करता है और कभी ये एरिया सन को फेस करता है, तो कभी ये एरिया और कभी ये एरिया। ये फिनोमेना हम बड़े अच्छे से समझा चुके हैं। इसी की वजह से सन 23.5 इक्वेटर से नॉर्थ, 23.5 इक्वेटर से साउथ मूव करता रहता है। इसी की वजह से 23.5 नॉर्थ पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बनी है, 23.5 साउथ पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बनी है। ये वो लाइंस हैं जहां पर सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे लास्ट वर्टिकल रेज फॉल कराता है, उसके बाद सन की रेज ऑब्लीक हो जाती है, स्लांटेड। और साउदर्न हेमिस्फीयर में वो लाइन जहां पर सन की रेज वर्टिकल फॉल करती हैं, दैट इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, और उसके बाद सन की रेज स्लांट हो जाती हैं, तिरछी हो जाती हैं। तो इसलिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच का एरिया, ये सारे के सारे एरिया को हम, क्योंकि सारा साल हाई हीट एंड ह्यूमिडिटी रहती है, इसे हम ट्रॉपिकल एरिया कहते हैं, बिकॉज मैंने द हीट एरिया, द हीट जोन। अब होता क्या है, इस हीट जोन को ऑलमोस्ट सारा साल सन वर्टिकल फेज होता है। इसी की वजह से इक्वेटर के रीजन पे टेम्परेचर एक्सेसिवली फॉल करने की, टेम्परेचर एक्सेसिवली रेज करने की वजह से एयर का प्रेशर लो हो जाता है, और एयर को लो होकर के हल्की होकर फैलना, जब हवा फैलेगी, स्प्रेड करेगी, वो ऊपर उठेगी, और ऐसे में जब वो ऊपर की तरफ उठती है, हवा वर्टिकल असेंड करती है, तो वहाँ पे वैक्यूम क्रिएट होता है इक्वेटर पे। और वो जो वैक्यूम या वॉइड क्रिएट हुआ है, उसे फिल करने के लिए नियर बाय एरिया से विंड आती है, और नियर बाय एरिया से जो विंड आएगी, आना तो उसे सीधी डायरेक्शन में था, लेकिन उसे बेंड दे देती है कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स कौन सी फोर्स है? अर्थ की रोटेशन की वजह से हवा में लहरा रही है, उड़ रही हर चीज के ऊपर एक इफेक्ट लगता है जो उस विंड को बेंड करता है, उसे हम कहते हैं कोरियोलिस इफेक्ट। अगर हम इस इफेक्ट की बात करें तो ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को टुवर्ड्स द राइट कर देता है, और साउदर्न हेमिस्फीयर में विंड को ऐसे जाना था, लेकिन इस कोरियोलिस इफेक्ट ने उसे टुवर्ड्स द राइट कर दिया। ऐसे जाना था, कर दिया टुवर्ड्स द लेफ्ट, सॉरी, इसको जाना ऐसे था, लेकिन इसको कर दिया लेफ्ट। और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आपको हमेशा जहां से विंड आ रही है उसके पीछे जाके खड़े होना है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंड को जाना तो ऐसे था, लेकिन उसको कर दिया टुवर्ड्स द राइट। तो इसी तरह से कोरियोलिस इफेक्ट विंड की डायरेक्शन को चेंज करता है, और फिर अल्टीमेटली वो जो हवाएं इक्वेटर से ऊपर उठी हैं, उस वैक्यूम को फिल करने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जो हवाएं आ रही हैं, जिनकी डायरेक्शन साउदर्न हेमिस्फीयर एंड नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से बदल गई हैं, ये डायरेक्शन अचीव करके साउदर्न हेमिस्फीयर की विंड साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की विंड नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, और इक्वेटर पे आकर के जब ये कन्वर्ज करती हैं ड्यू टू एनर्मस हीट, जिसकी वजह से हवाएं गर्म होकर फैलेंगी
प्रेशर लो होगा क्योंकि हवाएं ऊपर उठ जाएंगी, ये फिर से ऊपर उठ जाती हैं, ऊपर जाकर के फिर डाइवर्ज करती हैं, एक पॉइंट पे जाकर के 23.5 डिग्री साउथ 23.5 डिग्री नॉर्थ, इजी समझने के लिए 30 डिग्री साउथ 30 डिग्री नॉर्थ पे जाके फिर से गिरती हैं। वहाँ से ये फिर वो रास्ता ढूंढती हैं जो इन्हें वैक्यूम लो प्रेशर एरिया जहाँ पे इन्हें जाना है, और वो है इक्वेटर। लो प्रेशर पे आती हैं, गर्म होती हैं, ऊपर उठती हैं, डाइवर्ज होती हैं, 30 डिग्री पे गिरती हैं, लो प्रेशर की तरफ आती हैं, ऊपर उठती हैं, डाइवर्ज होती हैं, 30 डिग्री पे गिरती हैं। क्यों 30 डिग्री पे गिरने के बाद ये लो प्रेशर की तरफ जाती हैं? क्योंकि 30 डिग्री पे जब हवा डिसेंड हो रही है, एयर डिसेंड हो रही है, तो जहाँ पे हवा गिर रही है वहाँ पे हवा का दाब बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ रहा है, और जहाँ पे हाई प्रेशर है वहाँ उसके सामने जो भी कोई लो प्रेशर है, विंड की डायरेक्शन उसी तरफ रहती है। तो कुल मिलाकर के कहानी अब ये बनी कि ये इक्वेटोरियल रीजन पे ऑलमोस्ट सन होल ईयर वर्टिकल रहता है। इसकी वजह से यहाँ पर हवा अर्थ के सरफेस के कांटेक्ट में आकर के गर्म होती है। इसकी वजह से गर्म होकर के एयर मॉलिक्यूल्स एंड वाटर वेपर इवेपोरेट होते हैं, तो स्प्रेड होते हैं। जब एयर मॉलिक्यूल स्प्रेड होते हैं, साइज में इनलार्ज होते हैं, वो हल्के हो जाते हैं। जब हल्के हो जाते हैं तो हवा ऊपर उठती है। जब हवा ऊपर उठती है तो यहाँ पे 5 किलो का एयर पैकेट था, अब वहाँ पे रह गया 1 किलो, 4 किलो हवा ऊपर उठ गई। तो यहाँ पर पहले की कंपैरेटिवली 4 किलो वजन कम हो गया। 4 किलो वजन कम होना माने प्रेशर एयर का कम हो गया, मतलब यहाँ पे हो गया लो प्रेशर। और जब ये हवा ऊपर उठी है, ऊपर उठ करके एक पॉइंट तक ही जा सकती है, उसके बाद इसे डाइवर्ज करना है, इसकी एनर्जी खत्म होगी। डाइवर्ज होने के बाद एक पॉइंट के बाद अब इसे डिसेंड करना है। डिसेंड करती है 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ पे। जहाँ से उठ रही थी वहाँ पे हवा खाली हो रही है, तो वहाँ पे 4-5 किलो की बजाय रह गया 1 किलो। लेकिन जहाँ पर गिर रही है वहाँ पर 1 किलो की बजाय हो गया 5 किलो, क्योंकि वहाँ पे पैकेट गिर रहे हैं एयर के। इसकी वजह से 30 डिग्री साउथ एंड 30 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर एंड 0 डिग्री इक्वेटर के अराउंड लो प्रेशर। और हवा की ये टेंडेंसी रहती है कि विंड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ये बिल्कुल पार्क में लगी हुई फिसलन पट्टी की तरह है, आप ऊंचाई से नीचाई की तरफ आते हैं। ग्रेडियंट, इसे हम कहते हैं ग्रेडियंट। कोई भी चीज ऊंचे से नीचे की तरफ फ्लो करती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा का आना तय है। इसी की वजह से हमेशा एक सर्कल बना रहता है, एंड देयर इज अ सर्कल। 30 डिग्री साउथ से इक्वेटर, इक्वेटर से 12-13 किलोमीटर, देन वापस 30 डिग्री, देन इक्वेटर, देन 30 डिग्री साउथ। तो ये सर्कल बना। ऐसा ही सर्कल नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बना, 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, इक्वेटर पे लो प्रेशर। लेकिन अब एक फिनोमेना और समझना बाकी जो हमने पढ़ा था। जो हवा 30 डिग्री पे गिरी है उसको किसने कहा कि वो 30 डिग्री पे गिर करके सिर्फ और सिर्फ इक्वेटर की तरफ जाएगी? उसके भी 30 डिग्री पे गिर के 2 टुकड़े होंगे। जैसे तीर की तरह गिरेगी, और तीर 2 हिस्सों में टूटेगा। जब वो 30 डिग्री पे गिर के 2 हिस्सों में बटेगी, एक हिस्सा उसका चला गया था इक्वेटर की तरफ, लेकिन एक हिस्सा जाएगा उसका और ऊपर 60 डिग्री की तरफ। क्यों 60 डिग्री की तरफ गया? क्योंकि 60 डिग्री लैटिट्यूड पे एक जोन और ऐसा है जहाँ पे हवाएं ऊपर उठ रही हैं, और वहाँ पे हवाएं थर्मल कंडीशन की वजह से नहीं कि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, हवा गर्म होकर के फैल के ऊपर उठेगी, क्योंकि वहाँ पे तो टेम्परेचर इतना होता ही नहीं। वहाँ पे हवाओं के ऊपर उठने का कारण है डायनामिक, अर्थ की रोटेशन की वजह से। जब अर्थ रोटेट हो रही है तो जैसे स्यूडो इम्पैक्ट के तौर पर हवाएं बाहर की तरफ फेंकी जा रही हैं, और अर्थ से हवाएं बाहर फेंकने का मतलब है ऊपर, तो हवाएं वहां से ऊपर की तरफ उठ रही हैं। तो 60 डिग्री से जब विंड ऊपर उठ रही है, वहां पे भी वॉइड एंड वैक्यूम क्रिएट हो रहा है। 5 किलो की जगह हवा रह गई 1 किलो, उसको फिल करने के लिए एक टुकड़ा हवा का 30 डिग्री से उसकी तरफ भी आएगा, एक टुकड़ा इक्वेटर की तरफ जाएगा। तो वो जो 60 डिग्री की तरफ हवा का टुकड़ा आया, वो आने के बाद ऊपर उठा। अब यहाँ पे फंसना नहीं है, यहाँ पे कंसेप्ट समझो। ये जब 60 डिग्री की तरफ आया और ये ऊपर उठा, तो 60 डिग्री पे जाकर के इसे डाइवर्ज करना है ना। 60 डिग्री पे जाके ये फैला, एक टुकड़ा इसका फैल के जाके 30 डिग्री पे गिरा, एक टुकड़ा इसका फैल के जाके 90 डिग्री पे गिरा। 30 डिग्री पे जो गिरा वो गिर करके वापस एक इक्वेटर की तरफ गया, एक 60 डिग्री की तरफ आया। तो एक सेल ऐसा बन गया 60 से 30 डिग्री वाला, एक सेल बना हुआ है इक्वेटर वाला ऐसा, इक्वेटर से 30 डिग्री वाला, एक 60 डिग्री से 30 डिग्री वाला। समझ आ रहा? तो 60 डिग्री से जो वापस पोल की तरफ गया था, 60 डिग्री से पोल की तरफ गया था, पोल पे गिरा। पोल पे गिरने के बाद फिर वो कहाँ आ रहा है? 60 डिग्री की तरफ, क्योंकि 60 डिग्री पे हवाएं ऊपर उठ रही हैं, वैक्यूम क्रिएट हो रहा है, उसे फिल करने के लिए हवा को तो वहां आना ही होगा। तो वो जो पोल से इक्वेटर की तरफ 60 डिग्री की तरफ आ रहा है और 60 डिग्री से फिर ऊपर उठ रहा है। तो जब हवाएं 60 डिग्री से ऊपर उठ रही हैं
ध्यान से समझो, 60 डिग्री से जब ऊपर उठ रही हैं, इन हवाओं को 60 डिग्री सरफेस पे दो हवाएं कंट्रीब्यूट कर रही हैं ना, एक जो 30 डिग्री से आ रही हैं और एक जो पोल से आ रही हैं। तो उतनी हवा ऊपर उठेगी ना जितनी हवा 30 डिग्री और 60 डिग्री से आएगी, उतनी हवा ऊपर उठेगी जितनी 30 डिग्री एंड 60 डिग्री से आएगी। और 30 डिग्री एंड 60 डिग्री से आने वाली हवाएं अगर बहुत ही कॉन्ट्रास्टिंग टेम्परेचर की हो जाए, बहुत जबरदस्त टेम्परेचर की हो जाए, एक का टेम्परेचर हाई क्योंकि जो 30 डिग्री की तरफ से आएगी गर्म क्षेत्र है ना ये, उसका टेम्परेचर हाई, और जो पोल के एरिया से आएगी वो ठंडी। तो जब ठंडी और गर्म के बीच में कंट्रास्ट टेम्परेचर का ज्यादा हो जाए तो हवा के ऊपर उठने की रफ्तार बहुत तेज हो जाएगी, क्योंकि ठंडी हवा पकड़ पकड़ के गर्म हवा को ये तेरी ऊपर उठाएगी फटाफट। ऐसे में जितनी तेजी से ये ऊपर उठेंगी उतनी तेजी से ऊपर डाइवर्ज होंगी, और जितनी तेजी से ऊपर डाइवर्ज हो रही हैं उतनी अनस्टेबल होंगी, जितनी अनस्टेबल होंगी उतनी तेजी से ये अर्थ की ये जो रोटेशन है, इस रोटेशन के द्वारा इन्हें हाइट पे जाने के बाद जब ये डाइवर्जेंस हो रहा है इनका, ये डाइवर्जेंस किस दिशा में हो रहा है, ऊपर जाने के बाद। अगर ऐसे जा रही है तो टुवर्ड्स द राइट, और अगर ऐसे जा रही है तो टुवर्ड्स द लेफ्ट, इस तरह से जाकर के गिरेंगी। ये जो डाइवर्जेंस इनका अपर एटमॉस्फेयर में जाकर के हो रहा है, इसको अर्थ की रोटेशन की वजह से डाइवर्जेंस सिर्फ एक जगह पे नहीं हो रहा है, यहाँ 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 थ्रू आउट द ग्लोब ये डाइवर्जेंस हो रहा है ना। तो धीरे धीरे ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, ड्यू टू द कंट्रास्टिंग टेम्परेचर एंड ड्यू टू द हाई असेंडेंसी, एक कंटिन्यूअस लूप बनती है अपर एटमॉस्फेयर में डाइवर्जिंग विंड की। ये कंटिन्यूअस लूप ऑफ द डाइवर्जिंग विंड में से एक विंड डाइवर्ज हुई उधर, एक इधर, जो रेजिडुअल बच गई हैं बीच में, एक ऐसे आ गई एक ऐसे, जो बीच में डंडियां रेजिडुअल बच गई हैं क्योंकि इंटेंसिटी विंड की बहुत थी। ऐसे में एनॉर्मस अमाउंट ऑफ विंड है क्योंकि कंट्रास्टिंग टेम्परेचर है, इसकी वजह से अपर एयर एटमॉस्फेयर में एक तो डाइवर्ज करके वापस 30 पे, एक डाइवर्ज करके 90 पे, जो अपर एयर में रेजिडुअल बचा है उसे की अर्थ की रोटेशन अपनी ही दिशा में, जैसे टेनिस की बॉल को भिगो करके ऐसे घुमाना, वो अपनी दिशा में छर्रे बनाती है, इसी तरह से वो रेजिडुअल विंड अर्थ की रोटेशन की डायरेक्शन में ही रोटेट करने लग जाएगी उस अपर एयर एटमॉस्फेयर में 60 डिग्री के अराउंड। और इसको हम कहते हैं अपर एयर वेस्टर्ली सर्कमपोलर वेंट, क्योंकि ये पूरे पोल का पूरा गोला मारती है, तो ये सर्कम नेविगेटिंग द पोल और बना के रही है वेंट। और क्या है, अपर एयर, और वेस्ट टू ईस्ट, क्योंकि अर्थ की रोटेशन क्या है, वेस्ट टू ईस्ट, तो है क्या, वेस्टर्ली। तो इसको हम कहते हैं अपर एयर वेस्टर्ली सर्कमपोलर वेंट जेट स्ट्रीम्स। जेट स्ट्रीम जो जेट प्लेन्स ने फेस की थी, तो उनकी हाइट तो आपको क्लियर ही है। अब ये सर्कमपोलर वेस्टर्ली अपर एयर जेट स्ट्रीम, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रोसबाई वेव्स, ये कैसे ओजोन लेयर को डिप्लीट करती हैं वो समझाना है। इतना समझ आया? अब जो यहाँ समझाया इसे मैं बोर्ड पे बना देता हूँ, जो यहाँ समझाया इसे बोर्ड पे बना देते हैं। आइए अब इसे एक बार आपको बोर्ड पे बना के दिखा देते हैं, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। हालांकि हम पहले के लेक्चर्स में जैसे क्लाइमेट में ये बहुत बार बना चुके हैं, बट मर्यादा कहती है कि आज के लेक्चर में भी इसे बना के दिखाया जाए, वरना जो बच्चे आज का लेक्चर सुनेंगे अकेला, उनके साथ अन्याय है। उन बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि श्रृंखलाबद्ध तरीके से पढ़ा करें। देखिए ये इक्वेटर है, इक्वेटर वो है जो ग्लोब को दो हिस्सों में काटे, तो ये 0 डिग्री पे है। अब आप क्या करेंगे, ये है 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, ये है 60 डिग्री साउथ, और ये है साउथ पोल 90 डिग्री साउथ, 30 डिग्री साउथ, 30 डिग्री नॉर्थ, सॉरी 60 डिग्री नॉर्थ, नॉर्थ पोल यानी कि 90 डिग्री नॉर्थ। अब हमने कहा कि इक्वेटर पे सन चमकता रहता है सारा साल, चाहे सन 3 महीने के लिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाए, चाहे वापस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से इक्वेटर पे आए, फिर 3 महीने के लिए साउथ पे गया, तो सारा साल फिनोमेना क्या होता है, आइए 1 मिनट में से हम समझ लें। ये होता है, ध्यान से देखिए, 23 मार्च का दिन है और इसे हम कहते हैं स्प्रिंग इक्विनॉक्स। स्प्रिंग इक्विनॉक्स 23 मार्च। इक्विनॉक्स का मतलब होता है इक्वल नाइट्स, एक लंबाई की रातें, मतलब 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात। अब 23 मार्च के दिन सन कहाँ है, इक्वेटर के ऊपर वर्टिकल है, मतलब भूमध्य रेखा पे लंबवत खड़ा है,
लंबवत खड़े होने का मतलब इक्वेटर पे, वर्टिकल खड़े होने का मतलब सीधी वर्टिकल रेज इक्वेटर पे पड़ रही हैं, मतलब इक्वेटर पे खड़े हुए इंसान को अपनी शैडो नहीं दिखेगी, क्योंकि सन सर पे है तो शैडो नीचे बनेगी। अगर सन यहाँ होता शैडो पीछे, सन यहाँ होता शैडो पीछे, लेकिन टॉप पे है तो नहीं बनेगी, नीचे बनेगी पैरों में। 23 मार्च का दिन बीता, 23 अप्रैल, 23 मई, 23 मैंने 21 जून। 21 जून को सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे वर्टिकल होता है, इसलिए इस दिन इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है, मैं पहले भी बता चुका हूँ। और 21 जून सबसे गर्म दिन माना जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर का। वापस आए 21 जुलाई, 21 अगस्त, 21 सितंबर, फिर से वापस 23 सितंबर को फिर से ट्रॉप इक्वेटर पे आ गया और इसको हम कहते हैं ऑटम इक्विनॉक्स। वापस 23 सितंबर, 23 अक्टूबर, 23 नवंबर, 23 दिसंबर, मैंने 22 दिसंबर। 22 दिसंबर को आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे, ऑस्ट्रेलिया का सबसे गर्म दिन, और साउदर्न हेमिस्फीयर में क्रिसमस गर्मियों के दिनों में। वापस गया 22 दिसंबर, 22 जनवरी, 22 फरवरी, 22 मार्च, फिर से 23 मार्च यहाँ पे। तो देखिए 23 मार्च से 21 जून तक, 21 जून से 23 सितंबर तक 3 महीने जाने और 3 महीने आने, 6 महीने तक सन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ही रहा, फिर अगले 6 महीने में सन साउदर्न हेमिस्फीयर में रहा। ऐसे में सारा टाइम इक्वेटर पे तो रहा ही रहा, इसके लिए ये सबसे गर्म एरिया है। तो इसकी वजह से यहाँ पे जो विंड है वो बड़े लेवल पर हीटअप हो जाती हैं और हीटअप होकर के अपवर्ड मूव करती हैं, और जब वो अपवर्ड मूव करती हैं, वो देना मार्कर, वो जब यहाँ से अपवर्ड मूव करती हैं एक लिमिट पे जाके डाइवर्ज करती हैं, और डाइवर्ज करके जाके 30 डिग्री पे गिरती हैं। 30 डिग्री पे गिरने के बाद यहाँ पे लो प्रेशर है, यहाँ पे डिसेंडिंग जोन है तो हाई प्रेशर है, यहाँ पे इक्वेटर पे असेंडिंग जोन है तो लो प्रेशर है। डिसेंडिंग जोन पे गिर के हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती हैं इस डायरेक्शन में, क्योंकि कोरोलिस फोर्स लग गई ना, और यहाँ पर जाकर के टकरा करके फिर ऊपर उठेंगी, फिर गिरेंगी, फिर यहाँ पर जाएंगी। तो सर्कल ये बन गया, एक सर्कल, और एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया, एक सर्कल ये बन गया। तो ये सर्कल ऐसा बना, विंड ऊपर उठी। अब बोर्ड में मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं आपको 3D में दिखा सकूं, इसको समझो, विंड ऊपर उठी, विंड 30 डिग्री की तरफ गई, विंड नीचे गिर रही है, विंड वापस इक्वेटर की तरफ गई। सर्कल समझ आ गया? अब यही विंड ऊपर उठी, 30 डिग्री की तरफ गई, नीचे आ रही है, वापस इक्वेटर की तरफ आई। ये सर्कल समझ आ गया? ये सर्कल ऐसा, ये सर्कल ऐसा, ओके। अब ये जो विंड 30 डिग्री नॉर्थ पे गिरी थी, ये गिर करके इक्वेटर पे आ रही है, तो विंड है, किसी ने हाथ से रोका तो नहीं है कि ऊपर को नहीं जा सकती, हवा को कौन रोक पाया? ऐसे गिरी, गिरने के बाद एक टुकड़ा इक्वेटर की तरफ आया, इस टुकड़े को फेंको, अब भूल जाओ, इस टुकड़े को ध्यान दो। जो इक्वेटर की तरफ 30 डिग्री पे गिरा, इसने बोला मैं ऊपर जाऊंगा। ऊपर कहाँ? वहां पे एक और लो प्रेशर है 60 डिग्री पे। ये कैसे बना था? अर्थ के रोटेशन की वजह से। ये सन की हीट की वजह से बना था थर्मल कंडीशन, ये रोटेशन की वजह से बना डायनेमिक कंडीशन। तो हाँ, इतनी तेज रोटेशन यहाँ पर फील होगी। क्यों यहाँ पर? इसलिए तेज फील होगी क्योंकि जो इस पर्टिकुलर एरिया में अर्थ की वेलोसिटी है वो ज़्यादा महसूस होती है। रीज़न ये है कि यहाँ पर अर्थ का सरकमफ्रेंस देखिए और यहाँ पर देखिए, लेकिन फिर भी सेम टाइम पे ही दोनों पॉइंट वहाँ पर रीच करते हैं। आई बात समझ में? क्लियर हुई? तो दो तरह की वेलोसिटीज होती हैं। लीनियर वेलोसिटी वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, लीनियर वेलोसिटी यहाँ पर ज़्यादा फील होगी, तभी वो पॉइंट वहाँ पर पहुँच करके आएगा। बट जो एंगुलर वेलोसिटी है वो यहाँ पे ज़्यादा होगी, एंगुलर वेलोसिटी यहाँ पे ज़्यादा होगी। इसकी वजह से रोटेशन के हवाएं बाहर को निकलती हैं। ये डायनामिक कंसेप्ट है। क्लियर हुई बात? अब जब हवाएं 60 डिग्री से बाहर को उछल के निकल रही हैं तो ऊपर को निकलेंगी। तो अब 60 डिग्री से हवा ऊपर उठी, यहाँ पे लो प्रेशर बना, उसको फिल करने वाली वो 30 डिग्री वाली आ गई, तो फिर से कंसेप्ट वही बन गया। यहाँ से आई, यहाँ गई, ऊपर उठी, 30 डिग्री की तरफ आई, गिरी, 60 डिग्री की तरफ गई, तो एक सर्कल ये बन गया। ऊपर उठी, 30 डिग्री की तरफ आई, 30 डिग्री पे गिरी, 60 डिग्री की तरफ वापस गई। ये चक्री ऐसे बन गई। और 60 डिग्री पे उठने के बाद एक 90 डिग्री की तरफ गई, एक 90 डिग्री की तरफ गई, वो 90 डिग्री की तरफ जा रही है, गिरी है, फिर वापस आई 60 की तरफ। तो ये 60 से उठी, 90 की तरफ गई, 90 पे गिरी, 60 की तरफ आई। इस तरह के सर्कल्स देख लो, ये बनते हैं। आई बात समझ में? जो 90 से आ रही है 60 की तरफ और जो 30 से आ रही है 60 की तरफ, ये टकराती हैं आपस में, और टकराने के बाद ऊपर उठती है। ऊपर उठने के बाद यहाँ पर डाइवर्ट होती हैं। डाइवर्जेंस के दौरान ये डाइवर्ट हुई, ये डाइवर्ट हुई,
बीच में से इनका एक बच्चा छूट गया यहाँ पे, और ये हर जगह से डाइवर्ट हो रही है, तो हर जगह पे छूट रहा है। ये अर्थ की रोटेशन के इम्पैक्ट में वेस्ट टू ईस्ट ये रेजिडुअल विंड्स घूमना शुरू कर देंगी। जितना स्ट्रॉन्ग रेजिडुअल क्रिएट होगा उतनी स्ट्रॉन्ग ये विंड्स दिखेंगी। और स्ट्रॉन्ग रेजिडुअल क्रिएट होने का रीज़न है कि यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं उनका टेम्परेचर और यहाँ से जो हवाएं आ रही हैं इनके टेम्परेचर में अंतर बहुत है। पोलर एरिया से आ रही हवाओं और मिडल लैटिट्यूड से आ रही हवाओं के बीच में टेम्परेचर का अंतर बहुत है। इसकी वजह से कन्वर्जेंस बड़ा सीवियर है, इसकी वजह से असेंडेंसी बड़ी स्ट्रॉन्ग है, इसकी वजह से डाइवर्जेंस भी उतना ज़बरदस्त है, इसकी वजह से रेजिडुअल जो बच रहा है उसको रोटेशन मोशन भी इम्पैक्ट स्ट्रॉन्ग मिल रहा है। और इसकी वजह से थ्रू आउट द ग्लोब एक्सिस को सेंटर मान करके, इस एक्सिस को सेंटर मान करके इसके चारों तरफ वेस्ट टू ईस्ट हवाएं अपर एटमॉस्फेयर में, सरफेस पे नहीं दिखेंगी। ऊपर जाओ पहले 10-12 किलोमीटर, तो वहां पर आपको पता होना चाहिए ट्रोपोस्फेयर भी 8 किलोमीटर की है। तो जैसे ही ऊपर जाते हो 8-9 किलोमीटर के अराउंड पहुंच के, 9 से 12 किलोमीटर के अराउंड ये झर्राटेदार हवा नजर आती है, बहुत खतरनाक। इनको हम जेट स्ट्रीम्स कहते हैं। इतनी कहानी समझ आ गई? Yes, sir. अब समझो फिर अगली कहानी कि गेम कैसे होती है। लाओ रुमाल। अब हम पहले आपको सिंपल ओजोन लेयर डिप्लीशन समझा दें, उसके साथ फिर हम ये यूज करेंगे कंसेप्ट। ये जो मैंने आपको बनाना सिखाया है अभी, ये मैंने आपको बताया द व्हर्लपूल इफेक्ट, द व्हर्लपूल इफेक्ट ऑफ द विंड, जिसको कहते हैं वॉर्टेक्स। किसी भी गोले को क्या कहते हैं? वॉर्टेक्स। और इसको हम क्या कहते हैं? पोलर वॉर्टेक्स, पोलर वॉर्टेक्स।